कैसे हो आप सभी। तो आज की जो वीडियो होगी ये होने वाली है आपकी इकोनॉमी की वीडियो। और आपको मैं बता देता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हों इस वीडियो को, आप जाके मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। यूपीएससी फॉर इकोनॉमी फॉर यूपीएससी के नाम से वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे इस वीडियो का जो ये कंटेंट है उसकी पीडीएफ आपको वहाँ चैनल पे अपलोड हो जाएगी वीडियो के बाद में। और आप लोग जो नए हों वो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होती है पहले हम समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन है क्या। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत स्तर में वृद्धि होती है, इसे मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। और पहले मतलब एक एग्जांपल से मैं समझा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि वस्तु और सेवा, यानी कि आप मान लीजिए पहले कुछ चीज़, जैसे पहले कोई सामान आप 100 रुपये का ला रहे थे खरीद के, अब वही सामान के लिए आपको 120 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं, यानी कि आपकी जो मुद्रा है उसकी क्रय शक्ति कम हो गई है और कीमत स्तर में वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को समझना यही है कि कीमत स्तर में वृद्धि हो गई है और जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है, तो इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, आप समझेंगे मुद्रास्फीति के कारण क्या है। देखिए, क्यों होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होने के भी अलग अलग रीजंस होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी कि देखिए आप यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा एग्जांपल से समझा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे डिमांड आपकी ज़्यादा हो जाती है, डिमांड हो गई आपकी ज़्यादा और आपूर्ति हो गई कम। मान लीजिए कि 100 लोग समोसे लेने के लिए पहुँचे, वो 100 समोसे बना रहा था, लेकिन अभी क्या है, एकदम से अचानक से 120 लोग पहुँच गए लेकिन समोसे 100 ही हैं। ठीक है, तो आपूर्ति कम हो पा रही है और मांग उसकी ज़्यादा हो गई, तो इस कारण इन्फ्लेशन होगा। आप टमाटर का रेट देखते होंगे मार्केट में, जब टमाटर कम पीछे से आना हो जाता है तो उससे क्या होता है कि डिमांड तो वहीं बनी रहती है लेकिन आपूर्ति कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या है, टमाटर पर इन्फ्लेशन हो जाती है। तो ये मांग प्रेरित इन्फ्लेशन होती है। अब ये इसके कारण क्या है, जैसे कि आप लोग मान लीजिए 100 रुपये कमा रहे थे, आपकी कमाई 120 रुपये होने लगी है एक महीने की। तो अब 120 रुपये हो गई तो आपके पास 20 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इस 20 रुपये एक्स्ट्रा से भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदना शुरू करेंगे, यानी कि आपकी आय में वृद्धि हो जाएगी। सरकारी खर्चों में वृद्धि, जैसे कि सरकार आपको पैसे हस्तांतरण करती है सब्सिडी वगैरह के थ्रू, तो वहाँ भी सरकारी अगर खर्चों में वृद्धि होगी तो भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति हो सकती है। करों में कमी, यानी कि टैक्स कम होंगे। जैसे आप मैंने कहा 120 रुपये कमा रहे थे पहले, मान लीजिए इस पर 10 रुपये टैक्स लग रहा था, अब सरकार ने कह दिया कि मैं 8 रुपये टैक्स लगाऊंगी इस पर, तो 2 रुपये आपके पास फिर भी बचेंगे। तो फिर आपके पास क्या होगा, आपकी आय तो बढ़ ही रही है, टैक्स में कमी हो गई, तो भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति हो सकती है। ब्याज दरों में गिरावट, पहले जो है जैसे कि रेपो रेट का कम होना, तो जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी की सप्लाई बढ़ जाने के बाद में क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसका समाधान क्या है, इसी के विपरीत इसका समाधान है, यानी कि आय में कमी करनी है, सरकारी खर्चों में यहाँ पर कमी कर दी जाए, करों में वृद्धि की जाए, ब्याज दरों को भी बढ़ा दिया जाए। तो इसके विपरीत इसके समाधान हो जाते हैं। पहला हम देख लिया कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है, मांग अधिक हो जाए आपूर्ति से। दूसरा हम देख लेते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, जैसे कि एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको हम, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि लागत जनित क्या होती है, जैसे कि उत्पादन के कारकों में वृद्धि हो जाए। कारक क्या है, जैसे कि कच्चा माल महंगा हो जाए। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई कपड़ा बन रहा है, कपड़ा बनाने के लिए कपास की ज़रूरत होती है। अब कपास महंगी हो जाए, पीछे से महंगाई आ जाए कपास की, या तो सप्लाई कम हो जाए, अब ये महंगी हो जाए। ये महंगी क्यों हो जाए, मान लीजिए किसान है, उसने खेत पट्टे पे ले रखा था, पहले उसे पट्टे के 100 रुपये देने होते थे, लेकिन अभी के खेत मालिक ने कहा मैं तो 120 रुपये में आपको पट्टा दूंगा। तो अभी क्या होगा, वो फिर कपास को महंगी बेचनी शुरू करेगा, यानी कि जो कच्चा माल है उसकी कीमत बढ़ जाए। मजदूरी, सेम केस हम लगा सकते हैं। इसी में जो मजदूर थे, मजदूर बोलने लगे कि यार हम 50 रुपये में काम नहीं करेंगे, हमें 80 रुपये की लेबर चाहिए, मजदूरी चाहिए, तो इसकी कॉस्ट बढ़ेगी ना कपास की, तो वैसे ये कपड़ा महंगा होगा। तो ऐसे ही होगा लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश बोलते हैं। जैसे कि मजदूरी बढ़ जाए, ईंधन महंगा हो जाए, कर बढ़ जाए, ब्याज बढ़ जाए, किराया आपका बढ़ जाए, तो ये सारी चीज़ें यानी कि उत्पादन के जो कारक हैं उनमें वृद्धि हो जाए, यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में कुछ अलग मैं इन्फ्लेशन से बता देता हूँ। मोटा मोटा कॉस्ट पुश और डिमांड साइड वाली इन्फ्लेशन के बारे में जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। कुछ अन्य इन्फ्लेशन भी है, जैसे कि लो इन्फ्लेशन होती है, एक अल्प इन्फ्लेशन ये होती है
ये सही मान रहे हैं लोग कि क्योंकि धीमी होती है और आशानुरूप होती है, यानी कि क्रमिक, यानी कि धीरे 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 इन्फ्लेशन हो रही है, यानी कि विकास के साथ में भी महंगाई बढ़ती जा रही है और विकास होगा तो महंगाई होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि लगातार 6 माह में, जैसे हम देख रहे हैं पहले महीने में 2.3%, फिर दूसरे में 2.6, 2.7, 2.9, 3.1 एंड 3.4। तो आप ये एग्जाम्पल देखेंगे कि यहाँ पे इन्फ्लेशन तो हो रही है, क्या आप इसको इन्फ्लेशन कहेंगे? परिवर्तन की जो परास है यहाँ पे वो केवल 1.1% की है। तो ये इन्फ्लेशन एक अंक में होती है, यानी कि एक अंकीय होती है, तो ये लो इन्फ्लेशन के रूप में मानी जाती है, ये कोई नुकसानदायक नहीं होती है। दूसरी देखेंगे सरपट इन्फ्लेशन, यानी कि सरपट मुद्रास्फीति, यानी कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसे होपिंग, जंपिंग, रन अवे या रनिंग इन्फ्लेशन भी कह दिया जाता है। आजकल न्यूज़पेपर में आपको वर्ड मिल जाएंगे, होपिंग, जंपिंग, रन अवे या रनिंग इन्फ्लेशन। ये कैसे अत्यंत उच्च होती है, बहुत हाई होती है, 2 से 3 अंक में बढ़ती है। ऐसे इसकी बढ़ने की दर होती है यानी कि 20%, 100%, 200% पर ईयर के हिसाब से बढ़ती है, कि जो चीज़ आज 100 रुपये मिल रही है नेक्स्ट ईयर 120 रुपये की मिल रही है, कभी कभी ये 200 रुपये की भी मिल जाएगी, या फिर ये 400 रुपये की मिलेगी, या ठीक है, इस तरह से इन्फ्लेशन ये बढ़ती है। तो ये कहाँ पे, जैसे कि 1970-80 में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चिली में लगभग 50 से लेकर 700% तक इन्फ्लेशन बढ़ गई थी। तो ये सरपट इन्फ्लेशन यानी कि बहुत हाई लेवल पे होती है, उच्च लेवल पे होती है। बस ये याद रखना है कि अगर ऐसा कोई वर्ड आ जाए, गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, होपिंग, टारगेट, जंपिंग, रन अवे, रनिंग, यानी कि ये 2 से 3 अंक में होती है, अत्यंत उच्च होती है, बहुत हाई लेवल की इन्फ्लेशन मानी जाती है। ठीक है, एक उससे आगे देखेंगे हम अति मुद्रास्फीति, यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन। अब ये एक्सट्रीम लेवल हो गया। अभी इससे पहले मैंने आपको लो इन्फ्लेशन बता दी, फिर उसके बाद में आप होपिंग में बता दिया हूँ, और अभी आप देखेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती है, जैसे वार्षिक दर अरबों में होती है या खरबों में होती है। यानी कि वार्षिक दर जैसे 1923 में जर्मनी में इन्फ्लेशन हुई, वहाँ 2 साल पहले की तुलना में 36 अरब गुना इन्फ्लेशन बढ़ी थी। यहाँ पर जैसे लोग अगर खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ियों का इस्तेमाल करना चाहते तो लकड़ियाँ सस्ती पड़ती थी अगर वो वहाँ अपने कागज़ वाले नोट जलाते तो। ठीक है, तो इस तरह की इन्फ्लेशन वहाँ हो गई थी। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन हुई थी यहाँ पर जर्मनी के अंदर में। ठीक है, अति इन्फ्लेशन ये हो जाती है। अब और देखते हैं, जैसे कि इसे बोलेंगे गत्यावरोधक या मार्गावरोध मुद्रास्फीति, यानी कि बोटल नेक इन्फ्लेशन। आप इंग्लिश में सही समझेंगे, बोटल नेक इन्फ्लेशन। जैसे इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक फैक्ट्री मैंने यहाँ बनाई है, फैक्ट्री यहाँ से आपको आपूर्ति कर रही है, लेकिन एकदम से ऐसे ये यहाँ पे जो बन रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन मतलब जो आपूर्ति है यानी कि वस्तु और सेवाएं हैं, वो एक बोतल आप देखेंगे, बोतल का जो यहाँ पे जो नेक है वो पतली हो गई है, यानी कि अब आपूर्ति कम हो रही है। क्यों, अब ये आपूर्ति में गिरावट क्यों हुई, अब आप समझ लेना कि मार्गावरोध या मुद्रास्फीति यानी कि बोटल नेक। तो आपूर्ति की गिरावट क्यों हुई, जैसे कि फैक्ट्री में जो है कुप्रबंधन की वजह से ये हो जाता है, या फिर इसे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कह देते हैं। यानी कि फैक्ट्री में अगर कुप्रबंधन है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बेकार है, तो इस वजह से हो सकता है कि आपूर्ति में गिरावट हो, इस वजह से इसे बोटल नेक इन्फ्लेशन बोल देते हैं। ठीक है, और इसे मांग जनित इन्फ्लेशन जो है उसकी श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे मांग जनित में भी कैसे रखेंगे, आप इस तरह से समझ सकते हो कि डिमांड करने वाले तो 100 ही हैं, यहाँ पे क्या नाम है, आपूर्ति 80 हो गई है। पहले 100 थी, जहाँ संतुलन था, लेकिन अब आपूर्ति 80 हो गई है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से बोटल नेक इन्फ्लेशन है। अब यहाँ पे तो कॉस्ट बढ़ेगी ना, इससे मांग साइड भी यानी कि मांग जनित इन्फ्लेशन भी इसे बोल सकते हैं। 5th नंबर पे है मर्म इन्फ्लेशन, यानी कि कोर इन्फ्लेशन क्या होती है। अब कोर इन्फ्लेशन वो होती है, यह वस्तु और सेवाओं को शामिल किए जाने या फिर न किए जाने पर आधारित होती है, यानी कि वस्तु और सेवाओं को शामिल भी किया जा सकता है, न किए जाने पर आधारित होती है। पश्चिमी देश जो होते हैं वो ऊर्जा और खाद्य पदार्थ को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन भारत 2000-2001 में इसे अपनाता है। परंतु भारत में जो इन्फ्लेशन है उसका मुख्य कारण खाद्य और ऊर्जा सामग्रियां ही रही हैं। इसलिए 2015-16 में हमने क्या किया है, भारत ने मर्म मुद्रास्फीति यानी कोर इन्फ्लेशन को अपनाया है। अब ये क्या है, कोर इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। इसमें ऐसी सामग्रियां को बाहर रखा जाता है जिनमें जल्दी से उतार चढ़ाव होता है, जैसे कि खाद्य सामग्रियां, ईंधन व प्रकाश, यानी कि परिवहन और संचार। कोर इन्फ्लेशन आप समझ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो ऐसी चीज़ें हैं जो अप एंड डाउन जो वेरिएबल ज़्यादा होते हैं तो उनको यहाँ से बाहर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको ऑप्शन आ जाए कोर इन्फ्लेशन में क्या क्या शामिल है या क्या क्या शामिल नहीं है, तो ये ऑप्शंस को ध्यान रखिएगा। खाद्य सामग्रियाँ इसमें नहीं शामिल होती हैं, ईंधन प्रकाश को इसमें शामिल नहीं किया जाता, परिवहन और संचार, परिवहन यानी कि ईंधन के साथ में शामिल नहीं किया जाता है। अब ऐसी आप आई थिंक आप इसको समझे होंगे, थोड़ा सा मैं एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ।
वस्तु और सेवाओं को शामिल किया भी जा सकता है, न भी किया जाए, इस पर आधारित होती है। जैसे कि ऊर्जा और खाद्य पदार्थों को शामिल नहीं करते हैं पश्चिमी देश, ठीक है। तो भारत ने इसे अपनाया, ये पूरा आप यहाँ पे नोट्स पढ़ लीजिएगा। शामिल क्या क्या किया जाता है इसके अंदर में, शामिल किया जा रहा है यहाँ पे वस्त्र इसमें शामिल है, आवास इसमें शामिल है, शिक्षा शामिल है, स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है, परिवहन ईंधन के बिना इसमें शामिल है, मनोरंजन सेवाएं, घरेलू सामान इसके अंदर शामिल किया जाता है कोर इन्फ्लेशन में। उसके बाद आती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, तो यह जो है सभी वस्तु और सेवाओं की कीमतों में जो बदलाव को दर्शाती है। इसे खाद्य और ईंधन की कीमतें शामिल होती हैं, यानी कि यहाँ पे देखो सभी वस्तु और जो सेवाएं हैं उनकी कीमतों में जो परिवर्तन हो रहा है उसको दर्शा रही है। इसमें खाद्य और ईंधन दोनों को शामिल किया जाता है, यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में इनको शामिल किया जाता है। ये कैसे अधिक अस्थिर होती है, स्थिर नहीं होती है, अस्थिर होती है, यह समग्र इन्फ्लेशन मानी जाती है, ठीक है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, ये हुई आपकी कोर हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये उसके अंदर हुई कोर इन्फ्लेशन। यहाँ पे आपके ईंधन और खाद्य चीज़ें शामिल है, इसके अंदर ये नहीं होती हैं। जनवरी 2025 में ये कितनी थी, 4.31% है। दिसंबर 2024 में ये थी 5.2% जो थी। आरबीआई का टारगेट क्या है, आरबीआई टारगेट करना चाहती है 4 + -2 यानी कि 2 से 6% के बीच में ये की जाए। अब होती है नेक्स्ट देखेंगे हम आयातित इन्फ्लेशन क्या होती है। अब इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होगा, अब इम्पोर्ट वर्ड से समझ लीजिए। अगर आप इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझ गए तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन यानी कि वर्ड्स को पकड़ के भी आप समझ सकते हो। कारण क्या होगा, देखिए आयातित यानी कि भाई चीज़ें जो बाहर से आ रही हो, यानी कि कॉज बाई राइजिंग द इम्पोर्ट, हमने इम्पोर्ट ज़्यादा कर लिया, इस वजह से इन्फ्लेशन होनी शुरू हो सकती है। ऐसे ही देखेंगे मजदूरी इन्फ्लेशन, यानी कि वेज इन्फ्लेशन होती है। यहाँ पे वेज इन्फ्लेशन क्या होगा, देखिए मजदूरी की दरें बढ़ जाएंगी, कीमतें अधिक हो जाएंगी। क्या कारण हो सकते हैं वेज इन्फ्लेशन का, वेज इन्फ्लेशन का कारण है कि यहाँ पे श्रमिक की जो डिमांड है वो अधिक हो गई और श्रमिक की आपूर्ति कम हो जाती है। अब कॉन्सेप्ट है कि भाई श्रमिकों की मांग ज़्यादा हो रही है लेकिन श्रमिक की आपूर्ति है, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है डिमांड एंड सप्लाई वाला। तो डिमांड और सप्लाई वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। डिमांड अधिक हो गई, देखिए इन्फ्लेशन का कारण क्या होगा, एक सेकेंड सॉरी, जैसे कि डिमांड अधिक हो गई बट सप्लाई कम हो गई तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे श्रमिक मांग यहाँ पे अधिक हुई, श्रमिक आपूर्ति हुई, इन्फ्लेशन अधिक होगी, वेतन का मांग अधिक करने लगेंगे, इन्फ्लेशन। देखो अब दूसरा और रीज़न भी मान लीजिए महंगाई ज़्यादा हो गई तो श्रमिक क्या है, मजदूरी ज़्यादा मांगेंगे तो वेज इन्फ्लेशन हो जाएगी। न्यूनतम वेतन के कानून जो है इसकी, जैसे कि कम से कम एक मजदूर को 350 रुपये देने हैं तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन हो सकती है। यूनियन और जो श्रमिक संगठन है वो भी इस तरह से मजदूरी की बढ़ाने की मांग करते हैं। उत्पादकता में वृद्धि, यानी कि इससे क्या होगा, कंपनी को लाभ होगा, कंपनी अधिक लाभ होगा तो वेतन अधिक देगी, इससे भी वेज इन्फ्लेशन हो सकती है, ठीक है, उत्पादकता में वृद्धि के लिए। एक होती है श्रिंक इन्फ्लेशन। तो श्रिंक इन्फ्लेशन क्या होती है, यानी कि जब आपको एक चीज़ लगता है, मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप पार्ले जी बिस्किट पहले खरीदते तो पार्ले जी बिस्किट पहले इतना बड़ा आता था 5 रुपये का ही, लेकिन अभी क्या है, पार्ले जी बिस्किट का साइज़ हो गया छोटा लेकिन रुपये अभी भी 5 है। अब आपको क्या लग रहा है, 5 ही रुपये हमें पहले पे करने होते थे, अभी भी 5 कर रहे हैं, हमारा बिस्किट तो उतने का आ रहा है लेकिन इसके अंदर में क्वांटिटी कम हो गई है। ये हो गया श्रिंक इन्फ्लेशन। हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, पहले 100 रुपये में मान लीजिए आप 1 लीटर, यानी कि 100 रुपये में 1000 ग्राम कोई वस्तु ला रहे थे खरीद के, कंपनी ने अभी भी 100 रुपये रखा लेकिन उसकी पैकेट के 800 ग्राम का कर दिया। आपको क्या लगेगा, मेरा पैकेट पहले भी 100 रुपये में आ रहा था, अभी भी 100 रुपये में आ रहा है, आपको अपनी कंपनी पर भरोसा है बट आपको वहाँ पे क्वांटिटी कम हो गई है, तो इसे कहते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन। यानी कि उपभोक्ता को उन वस्तुओं और कंपनियों पर विश्वास रहता है कि वो मुद्रास्फीति से प्रभावित नहीं है, वस्तु की मात्रा कम करना जबकि मूल्य समान रहे। मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया पार्ले जी बिस्किट वाला। एक होती है ग्रीड इन्फ्लेशन। ग्रीड इन्फ्लेशन क्या है, तो ग्रीड इन्फ्लेशन जो है, कंपनी उत्पादन लागत में अधिक वृद्धि हुए बिना ही कीमतें बढ़ाता है। तो उत्पादन की लागत कैसे बढ़ेगी, ग्रीड, अब मतलब ग्रीड वर्ड को समझ लीजिए कि यानी कि जो कंपनी का मालिक है वो ज़्यादा ग्रीडी हो गया है। तो कैसे होगी, यानी कि वहाँ उत्पादन की जो लागत लग रही है वो तो अभी भी समान है। जैसे हम मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का ही बन के आ रहा था, अभी भी वो 100 का ही आ रहा है आगे, लेकिन क्या है, इसका जो मालिक है उसको लालच आता है और फिर वो क्या करता है, मुनाफा कमाने के लिए कीमतें बढ़ा देता है, ठीक है। तो कीमतें बढ़ जाएंगी, इसकी वजह से ये प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाह रहा है मालिक। तो दिक्कत क्या है कि ये ग्रीड इन्फ्लेशन में उत्पादन के लागत को जो कारक हैं उनमें तो वृद्धि नहीं हो रही, लेकिन मालिक की लालच की वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो उसे कह दिया जाता है ग्रीड इन्फ्लेशन। प्रतिसार्जन्य इन्फ्लेशन क्या होती है, यानी कि रिफ्लेशन क्या है, प्रतिसार्जन्य यानी कि सरकार द्वारा बेरोजगारी घटाने और मांग बढ़ाने के लिए जानबूझकर लाई जाती है। तो प्रतिसार्जन्य क्या सरकार ले आती है, रिफ्लेशन का वर्ड है,
तो ध्यान रखिएगा, सरकार बेरोजगारी घटाने के लिए, मांग बढ़ाने के लिए जानबूझकर लाती है। आर्थिक वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने हेतु कभी कभी ऐसे कदम उठाए जाते हैं। इसमें सरकारें क्या करेंगी, देखिए सरकार क्या करे, अब आप समझिए कि ब्याज अधिक हो रहा है, यानी कि मतलब व्यय लिखा हुआ है, अधिक हो रहा है, यानी कि सरकार व्यय ज़्यादा कर रही है, तो क्या करेगा, यानी कि आम लोगों तक सुविधाएं ज़्यादा पहुंचेंगी, उनकी आय में वृद्धि होगी, वो खर्च ज़्यादा करेंगे, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगी तो क्या होगा, जीडीपी हमारी बढ़ेगी और ये कैसा आर्थिक समृद्धि को दिखाएगा। टैक्स कम करने पर भी लोगों के पास में जो रुपया है वो अधिक आ जाएगा, तो खर्च ज़्यादा करेंगे। ब्याज दर कम करेंगे तो लोग ज़्यादा पैसा अपने क्या कहते हैं, लोन लेंगे, ज़्यादा लोन लेने शुरू हो जाएंगे। फिर वो क्या, निवेश उच्च करेंगे, तो निवेश करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, बेरोजगारी कम होगी, कंपनी लगेंगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, ये चीज़ें होंगी। अतिरिक्त मुद्रित भी कर सकता है, ऐसे कदम यहाँ पर उठाता है। सरकारें मंदी की अवस्था के दौरान ऐसी अवस्था में मंदी में जब होती हैं तो उससे निकलने के लिए ऐसे कदम उठा सकती हैं। बस आपको प्रीलिम्स के पॉइंट से ये समझना है कि प्रति सार्वजन्य इन्फ्लेशन लिखा मिल जाए, रिफ्लेशन मिल जाए तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे स्थगनजन्य इन्फ्लेशन यानी कि स्टैगफ्लेशन क्या होती है। स्टैगफ्लेशन कब होती है, जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर दोनों उच्च स्तर पर होती हैं, यानी कि ट्रेड ऑफ की स्थिति बन जाती है। क्या होता है, यानी कि इन्फ्लेशन और बेरोजगारी दर दोनों हाई लेवल पे हो जाती है, यानी कि स्टैगफ्लेशन हो गया। यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बढ़ रही है, लेकिन क्या है, इन्फ्लेशन भी साथ में बढ़ रही है। तो ऐसा कब होता है, तो देखिए फिलिप्स वक्र एक इम्पोर्टेंट है, ये गलत साबित हो जाता है यहाँ पे। फिलिप्स वक्र क्या कहता है, देखिए फिलिप्स जो है ये कहता है कि अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन यहाँ पे 5% की है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मान लेते हैं यहाँ पे अभी 100 लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। अभी यहाँ जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाती है 10%, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे 50 का डेटा है कि यहाँ पे 50 लोग बेरोजगार हैं। यानी कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रोजगार बढ़ेगा, यानी कि बेरोजगारी कम होगी, ये कह रहा है। तो इस तरह से ये कर्व बनता है, ठीक है। अभी इन्फ्लेशन और कम हो जाएगी तो और भी ज़्यादा बेरोजगारी हो जाएगी। तो यहाँ पे फिलिप्स वक्र गलत साबित हो जाता है, यानी कि स्टैगफ्लेशन वर्ड को समझ लीजिए। स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब है, स्थगनजन्य का, कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्चतर स्तर पर चली जाती हैं, यानी कि ट्रेड ऑफ की स्थिति बनने पर ऐसा होता है, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई गलती होती है तो सुधार करने की कोई आवश्यकता होती है तो, ठीक है। एक होता है तिरछी इन्फ्लेशन, क्या होती है, यानी कि तिरछी मुद्रास्फीति, स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कुछ वस्तु और सेवा हैं, उनकी जो कीमतें हैं वो अधिक बढ़ जाती हैं, जबकि अन्य की कीमतें स्थिर रह जाती। कहने का मतलब है कि अभी नीचे मैंने एग्जांपल दिया होगा, जैसे कि आप कोई वस्तु ए है और बी है, और ये ग्रुप हो गया, ये हो गया सी और डी का, यानी कि इनकी कीमतें तो ज़्यादा हो गई हैं लेकिन इनकी कीमतें कम हैं। अब इनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो ये होती है तिरछी मुद्रास्फीति, और ये बराबरी लेवल पे चली जा रही है, बराबर लेवल पे। तो इस तरह से स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं इसको, यानी कि महंगाई पूरे बाजार में समान रूप से नहीं बढ़ती है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना, महंगाई पूरे बाजार में समान रूप से नहीं बढ़ती है। कारण क्या है, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा। हो सकता है कि जो ए और बी थी इनकी आपूर्ति कम हो रही हो, इसलिए महंगी होती जा रही हो। सरकारी नीतियों में, यानी कि कुछ क्षेत्रों में टैक्स और सब्सिडी, जैसे सरकार क्या करती है, गेहूं के लिए और चावल के लिए सब्सिडी वगैरह देती है, तो हो सकता है लोग इसको ज़्यादा पैदा करेंगे, तो इसके क्या नाम है, रेट कम हो सकता है। उच्च मांग हो सकती है, सीमित आपूर्ति हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घट सकती हैं, तो इनके कारण हो सकता है जैसे कि गेहूं और चावल की कीमतें बढ़ती हैं लेकिन फलों की कीमतों में कोई परिवर्तन ना आए, तो इसे तिरछी मुद्रास्फीति बोल दिया जाता है। बेस इफेक्ट क्या होता है, अब नेक्स्ट मैं समझा देता हूँ कि एक आधार प्रभाव होता है। आधार प्रभाव क्या होता है, यानी कि चालू वर्ष के जो डेटा की तुलना है जो पिछले वर्ष से करने पर उत्पन्न प्रभाव को दर्शाता है। यानी कि जैसे अभी आप 2024-25 में चल रहे हैं, तो 2022-23 से आपकी तुलना की जाएगी कि 2022-23 में कितना मतलब इन्फ्लेशन था, अभी 24-25 में कितना है। तो इन दोनों के अंदर जो गैप है वही आप बेस इफेक्ट है। इसके आधार पर जैसे कि 2023 में आप 2024 में समझ लीजिए कि इसका पॉजिटिव क्या होगा, यानी कि ये सकारात्मक और नकारात्मक होती है। सकारात्मक क्या है कि यानी कि पिछले वर्ष में जीडीपी 10% थी, भारत चालू वर्ष में अभी 15% है, ठीक है। ये होगा सकारात्मक, यानी कि आगे ग्रोथ दिख रही है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है। अभी क्या हुआ, जीडीपी क्या है 10% है 2023 में, लेकिन 2024 में जीडीपी 8% हो गई, तो ये क्या हुआ, नकारात्मक बेस इफेक्ट को दिखाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चालू वर्ष का जो डेटा है उसकी तुलना किससे की जाती है, जो पिछला वर्ष है
उससे उत्पन्न जो प्रभाव है उससे तुलना की जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि इन्फ्लेशन में बेस इफेक्ट कैसे काम करता है। अब यहाँ पे और समझिए इसको कि 2023 में पेट्रोल में 30% की वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, 2024 में पेट्रोल में 5% की वृद्धि देखी जाती है। यहाँ पर देखिए महंगाई दर कम दिखेगी, परंतु यह बेस इफेक्ट के कारण हुआ। क्यों हुआ? यहाँ पे 2023 में 30% की वृद्धि थी, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल में 5% की वृद्धि हुई। अब ये महंगाई दर कम दिख रही है कि यार पहले तो 30% बढ़ा था, अभी 5% बढ़ा है, यानी कि महंगाई दर जो है कम है। परंतु ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ बेस इफेक्ट के कारण हो रहा है। ठीक है, अब जीडीपी में बेस इफेक्ट कैसे काम करेगा? जैसे कि 2020 में कोविड-19 था। अब कोविड-19 के समय जो जीडीपी थी वो 7.3% थी, यानी कि बहुत कम थी। ठीक है, 7.3% के हिसाब से थी। 2021 में क्या हुआ? लॉकडाउन खुलता है, जीडीपी 8.3% बूम कर जाती है। यहाँ पे 7.3% कम हो चुकी है, पहले 3% पे नहीं थी, सॉरी, ये 7.3% कम हो चुकी थी। ठीक है, 2020 में। अभी देखेंगे कि लॉकडाउन जब ओपन हुआ तो एकदम से 8.3% बढ़ गई। अब क्यों आपको लग नहीं रहा कि इन दोनों के बीच में गैप कितना रहा होगा? जैसे कि एक बार तो वो कम हुई बहुत सारी, फिर उसके बाद एकदम से बूम हुआ। तो आप ये समझिए कि एक बार कहेंगे कि भाई जैसे 2021 लॉकडाउन ओपन हुआ एकदम से जीडीपी बूम हुई है, ऐसा नहीं है। पहले इतना डाउन भी 7.3% डाउन भी हो चुकी है, क्योंकि जो आधार है वो 2020 का बहुत कम था। इस वजह से एकदम से लग रहा है कि 8.3% का उछाल देखा गया है। ठीक है, अभी इन्फ्लेशन इन इंडिया में देख लेते हैं। तो इन्फ्लेशन इन इंडिया में 2 फैक्टर्स पे देखा जाता है। एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है WPI, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। तो इनकी बात कर लेते हैं। WPI जो है वीकली निकाला जाता है, ओनली गुड्स को इसमें शामिल किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ओनली गुड्स को इसमें शामिल किया जाता है। CPI मंथली निकाला जाता है, इसमें आयातित वस्तुएं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूँ। 2015, 18 और 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है। WPI देखेंगे, होलसेल वर्ड से आप समझ जाएंगे, यानी कि थोक बाजार से संबंधित वस्तुओं की कीमतों में जो बदलाव होता होगा उसे मापने के लिए ये यूज़ होता है। CPI क्या है? कंज्यूमर की बात कर रहा है, तो खुदरा बाजार की बातें होंगी यहाँ पे, तो उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें ये ट्रैक कर रहा है। अब जैसे देखेंगे कि इसमें भारांश देख लेते हैं, जैसे कि विनिर्मित उत्पाद, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आएगा तो सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का होगा WPI में। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि किसका वेटेज WPI में अधिक है, तो विनिर्मित उत्पादों का 64.2% वेटेज है। ईंधन और बिजली का 13.2% है, और प्राथमिक जो वस्तु हैं उनका 22.6% वेटेज है। अब इधर हम तुलना करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब क्या कहते हैं, यहाँ पर तो खुदरा बाजार यानी कि उत्पादक जो उपभोक्ता है उनके मतलब की चीज़ें होंगी। जैसे खाद्य और पेय पदार्थ का वेटेज सबसे अधिक होगा, खाद्य और पेय पदार्थ का। उसके बाद वस्त्र और फुटवियर, आवास का 10.07%, पान, तंबाकू, ईंधन, बिजली और विविध जो है। एक बार ये डेटा आप देख लेना कि किसका वेटेज ज़्यादा है। वैसे अधिकांश वो टॉप वाला ही पूछता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब जो WPI है वो पब्लिश्ड बाई किसके द्वारा? ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। इधर हम CPI की बात करेंगे तो CPI नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा निकाला जाता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि MOSPI के अंदर ये निकाला जाता है। तो NSO क्या निकालता है? NSO निकालता है आपका CPI, ध्यान रखिएगा। और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र क्या करता है? ये WPI को निकालता है, यानी कि इसका डेटा ये जारी करता है। अब दोनों की बात कर लेते हैं। तो WPI का जो बेस ईयर होगा वो 2011-12 है, और CPI का जो बेस ईयर है वो 2012 है। अब ये किसके लिए? यूज़ फॉर मॉनेटरी पॉलिसी के लिए किया जाता है, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन को ये टारगेट करता है। यानी कि अब देखेंगे आप खुद, अब कॉमन में क्वेश्चन में आ जाता है कि रिटेल इन्फ्लेशन को कौन सा टारगेट करता है, तो ऑब्वियसली बात है CPI करेगा, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है तो रिटेल से मतलब है, यानी कि रिटेल वाली इन्फ्लेशन को होगा। इसको यूज़ करता है, यूज्ड बाय RBI फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI टारगेट CPI बेस्ड इन्फ्लेशन, यानी कि कितना 4% ±2% ये पे करती है, यानी कि CPI का यूज़ करती है RBI। होलसेल इन्फ्लेशन के बारे में दिखाता है WPI। आगे हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इन्फ्लेशन का, यानी कि किस पे पॉजिटिव पड़ेगा अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ती है। देखिए यहाँ पे अब इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में बना दिया है। इनकरेज करेगा प्रोडक्शन को और इन्वेस्टमेंट को, यानी कि उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन देगा। क्योंकि क्यों देगा? अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो लोगों को क्या डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ेगी तो एक उद्योगपति, अगर आप बिजनेसमैन है तो क्या सोचेंगे कि भाई मैं नई मशीनें लगाऊं, मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊं। तो ये चीज़ें करेंगे तो उद्योग और निवेश को यहाँ पे प्रोत्साहन मिलेगा। मध्यम मुद्रास्फीति से लाभ बढ़ता है, जिससे उद्योगों को निवेश करने की प्रेरणा मिलती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऋण का वास्तविक बोझ घटता है। कैसे? उधार लेने वालों को लाभ होता है, जिन्होंने उधार लिया है। ठीक है,
अब क्योंकि समय के साथ ऋण का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि उधार लेने वालों को यहाँ पे इन्फ्लेशन में बेनिफिट होने वाला है। अब यहाँ पे सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति से आयकर और जीएसटी संग्रह बढ़ता है, तो सरकार को भी यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। जैसे और क्या होगा, वेतन और रोजगार में वृद्धि होगी, कीमतें बढ़ने पर मजदूरी और वेतन में भी बढ़ोतरी होने वाली है, तो हायर वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ यहाँ पे होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इन्फ्लेशन के, अगर नेगेटिव भी होंगे कुछ, तो यहाँ पे क्रय शक्ति कम होगी, क्योंकि अभी जो 100 रुपये में चीज़ें पहले 10 आइटम ले आ रहे थे, अभी आप 100 रुपये में सिर्फ 8 आइटम्स खरीद के ला रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो यहाँ पे क्रय शक्ति कम हो जाती है। महंगाई बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग के लिए रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ठीक है, और क्या करेगा, जो निश्चित वेतन वालों को नुकसान होगा, जिनको फिक्स सैलरी मिलती है, जैसे कि पेंशन धारकों और वेतन भोगियों की वास्तविक आय कम हो जाती है, क्योंकि इनको तो फिक्स 100 रुपये ही सैलरी मान लेते मिल रही है। अभी भी वही 8 और 10 का एग्जांपल है कि 8 वस्तु ला सकते, पहले 10 लेके आ रहे थे, तो इनको तो नुकसान होगा जिनको फिक्स है। अब देखेंगे इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यानी कि ब्याज की दरों में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि उच्च मुद्रास्फीति होने पर आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाता है, जिससे लोन महंगे हो जाते हैं। तो आप समझेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेट करना है उसको, तो इसलिए वो जैसे रेपो रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ने से बैंक लोन महंगे देंगे, तो पब्लिक क्या करेगी, लोन कम लेगी, पैसा कम खर्च करेगी, तो इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाएगा उस तरह से। तो यहाँ पे ब्याज दरों में वृद्धि से भी लोन महंगे हो जाएंगे। और यहाँ पे करेंसी डेप्रिशिएशन होगा, यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन, मैंने अभी बताया मुद्रा का मूल्य घटता है, जिससे आयात महंगा हो जाता है, तो इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो मुद्रा है उसका मूल्य घट गया है इस वजह से। रिड्यूस सेविंग, तो सेविंग कम होने वाली है जब इन्फ्लेशन होगी, तो बचत में कमी होने वाली है जब इन्फ्लेशन होगी। मुद्रास्फीति से बचत की वास्तविक कीमत घटती है, जिससे लोग कम बचत करते हैं। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल मेजर्स कैसे हैं, ये क्या है, यानी कि जैसे कैसे कंट्रोल होगी इन्फ्लेशन। मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो रेपो रेट, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन आदि करके नियंत्रित करती है। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट चलाती है, यानी कि क्या करेगी, सरकार रिड्यूसिंग स्पेंडिंग, इंक्रीज टैक्स बढ़ाएगी, स्पेंडिंग कम करेगी, खर्चे कम करेगी, एडजस्टिंग सब्सिडीज़ को नियंत्रित करेगी, आदि सब का चीज़ों के द्वारा इन्फ्लेशन को कम किया जाता है। सप्लाई साइड मेजर्स किए जाते हैं, जैसे कि आपूर्ति पक्ष के उपाय, कैसे उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार करेगी, आयात शुल्क कम करना, सरकारी भंडार से खाद्य की आपूर्ति आदि बढ़ाना, ऐसे सब काम सरकार के द्वारा किए जाएंगे, तब इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा सकता है। आई होप आप वीडियो को समझे होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप @UPSC विद हरीश टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा, और आप बता सकते हो, आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो डायरेक्टली वहीं पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू।